जो 100 डेज है ये रिफ्लेक्ट करेगा पार्टी की आइडियोलॉजी। सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बने कि हमने अपने निचले तबके को ऊपर कैसे उठाना है। टैक्सों का बोझ हमने कम करना है, 50 लाख घर हमने बनाने। स्टील मिल पाकिस्तान में 2 साल से बंद पड़ी हुई है, ये स्टील मिल को भी प्रॉफिटेबल करके दिखाएंगे। 25 लाख बच्चे दीनी मदरसों में हैं, किसी ने सोचा ही नहीं कि उनके लिए कौन सी तालीम देनी है ताकि वो भी डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस बन सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ब्यूरोक्रेसी को डीपोलिटिसाइज किया जाए। हमने इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाया। मुझे कुछ बड़ों से तवक्को थी जिन्होंने इस मुल्क से बिलियंस लिए हैं, उन्होंने आके मुझे 1 बिलियन नहीं लौटाया। मैं अपील करता हूं उन दोस्तों से भी, अगर आपने वो पैसे जो डैम के लिए इस मुल्क की जरूरत है, जो इस मुल्क की बका के लिए जरूरत है, फिर मुझे सारा हिसाब दें। ये लॉन्चों पे पाकिस्तान से पैसा बाहर कैसे गया, उस तमाम पैसे को इस डैम की नजर करना पड़ेगा और मुझे उसके बाद किसी से मांगने की जरूरत नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस खबर से आगाज करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब जो बैरूनी दौरे पे थे, गए तो वो अपने बेटे की ग्रेजुएशन के लिए थे और अल्लाह ताला उनके बेटे की इस ग्रेजुएशन को मुबारक करे। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ साथ बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, और जब चीफ जस्टिस उनकी दिलों की बात करते हैं, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं और कहते हैं कि ये डोमेन नहीं है, वो डोमेन नहीं है। लेकिन यहाँ लोगों ने बढ़कर अपने डोमेन से ऐसे ऐसे करतूत किए हैं कि जब हम वो सोचते हैं माजी की बातें तो मैं खुद हैरान रह जाती हूँ। जैसे बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाकर उसके बाद उससे हाथ धो बैठना, JITO का बनना, उज़ैर बलोच जैसे लोगों का निकलना, जनरल बिलाल के दौर में कराची में ऐसे टारगेट पकड़े गए जैसे मच्छर आप पकड़ते हो घरों में। तो चीफ जस्टिस की जो बातें हैं वो किस डोमेन में है, वो पाकिस्तानियों के लिए हैं, वो पाकिस्तान के दिल की बात करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं कि वो ये करते हैं। ये दौरा उनका बड़ा कामयाब हुआ क्योंकि जाहिर सी बात है हर वो इंसान जो पाकिस्तान से प्यार करता है, कल हम रहे ना रहे लेकिन हमारी औलादों के लिए क्या पाकिस्तान में कैद साली होगी। 40 साल कबल डैम बना था, उसके बाद हुकूमतें आई, हुकूमतें गई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान के अंदर कम से कम 2 मुस्तहकम पॉलिसीज होनी चाहिए, एक आबी ज़खायर की हवाले से, एक मईशत के हवाले से। हम उन मुल्कों में शामिल हो चुके हैं जो आए दिन ना सिर्फ अपनी पॉलिसीज तब्दील करते हैं बल्कि हादसा होने के बाद अपनी पॉलिसी बनाते हैं, जबकि पूरी दुनिया के मुमालिक, चाहे वो हमसे जो इंडेक्स में पीछे मुमालिक हैं, वो भी ये सीख गए हैं अब फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड कंट्री से कि कम से कम 25 और 50 साल पॉलिसीज को मद्देनजर रखते हुए इंसान को आगे बढ़ना होगा। इमरान खान के 100 दिन कैसे रहे इस पर तो बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ने जो इनिशिएटिव्स लिए वो किस किस्म के थे और क्या हुकूमत की सिमत वाज़े हो गई है। लेकिन चीफ जस्टिस ने करोड़ों रुपए जमा कर लिए और फिर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने खुलकर अपनी जो है वो उनकी मदद की। जाहिर सी बात है जो उन्होंने ये बात की है, ये बात हर पाकिस्तानी के दिल की है और हमारी ख्वाहिश ये है, बल्कि हमारी तो रिक्वेस्ट ये है चीफ जस्टिस साहब से कि जो उन्होंने कहा है ना वो कर दें। चीफ जस्टिस साहब, ये वो लोग हैं जो आपके कहने पर पैसे नहीं देंगे, ये वो लोग हैं और आप बेहतर जानते हैं कि लॉन्चों से पैसा बाहर कैसे गया। जाहिर सी बात है इसका वाजे एक अब तो मुकम्मल जायजा भी लिया जा रहा है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि लॉन्चों से बाहर पैसा कैसे गया और जिन लोगों की तरफ आपने कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया, वो आपको पैसा क्यों देंगे, वो फंड्स में पैसा क्यों डालेंगे? उनके लिए उनकी सबसे बड़ी सजा ये है, कहते हैं चोर को पकड़ो और जेल में डालो तो फायदा है, नहीं, चोर को छोड़ दो खुला, उससे सिर्फ उसका लुटा हुआ पाकिस्तानियों का पैसा वापस ले लो, यही उसकी मौत है। अगर हम इस पॉलिसी भी पे चले तो शायद नैब को इतनी सदियां ना गुजरे अपने शवाहिद ढूंढने में। बहरहाल इस पे बात करेंगे 100 दिन की कारकर्दगी। ऑपोजिशन जाहिर सी बात है बरपा है, वो कहते हैं कि खान साहब के पास कोई विजन नहीं, लेकिन खान साहब ने आज काबीना के इजलास में अपनी 100 दिन की कारकर्दगी पे
एक नजरसानी की, वो क्या थी, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें जो आज ज्वाइन किया है काबिल शोजब साहिबा ने, पार्लिमानी सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, सीनियर रहनुमा है, कौमी असेंबली की रुकन है तहरीक इंसाफ की। अखंदुज़ा चट्टान साहब फॉर्मर कौमी असेंबली के रुकन रह चुके हैं और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। दानियाल चौधरी साहब PMLN के एक सीनियर मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूंगी कि जो चीफ जस्टिस साहब ने दबे अल्फाज में इशारा किया है लॉन्चों से पैसे जाने का, और जो उन्होंने एक तरह की अपील भी की है कि अरबों खरबों के जो मालिक हैं वो अगर पैसे उन्होंने नहीं दिए और वो क्यों देंगे, तो चट्टान साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन, ये तो चीफ जस्टिस साहब से पूछा जाए कि उन्होंने किस तरफ इशारा किया है। जहां तक पैसे देने का ताल्लुक है तो ये कोई पहले बार पाकिस्तानियों से अपील नहीं हो रहा है। अच्छा, इससे पहले भी मुल्क कर्ज उतारो, मुल्क सवारो भी में मुतालबा हुआ था। इस टाइम में भी इतना डोनेशन जमा हुआ था। ठीक है, कभी सैलाब आ जाते हैं, कभी जलजले आ जाते हैं, इतना जितना लोग दे सकते हैं इतना भी देते हैं। अच्छा, मैं समझता हूं कि अगर चीफ जस्टिस साहब का जो दौरा था, आपने तो बहुत तारीफ किया, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। तो तारीफ के काबिल काम ही तारीफ के काबिल होता है ना, क्यों ना तारीफ करूं मैं दिल खोल के। मैं समझता हूं कि वहां पे जिस तरह के लोगों ने उसको रिसीव किया चीफ जस्टिस साहब को, जी, जिस तरह के लोग इसके इर्द गिर्द होते थे, जो में हमने वीडियो देखे हैं, और जिस तरह के, अगर ये काम नहीं होता तो और ज्यादा बेहतर होता। ये नहीं कि अभी बेहतर नहीं। चट्टान साहब, किस तरह के लोग? देखिए जी, आप तो मीडिया पर्सन है, आप हर चीज मुझसे क्यों पूछते हैं? मैं मतलब सीरियसली मैं उन लोगों को नहीं पहचानती जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि मैं दानश्वर लोगों के लिए बात करता हूँ। अच्छा, जिसको पता होता है, जिसको नहीं पता उसको हम क्या कहें। वो तो सारे मीडिया पे चल रहा था, सारे चैनल चला रही थी, सोशल मीडिया पे तो ज्यादा वो वीडियो वायरल हो गई कि किस तरह के लोग डिनर में बैठे हुए हैं, दाई तरफ है, बाई तरफ है। तो अगर इस तरह के ऐसे लोग जिसके ऑलरेडी केसेस निब में चल रहे हैं, अच्छा, जिसके केसेस चीफ जस्टिस साहब को लगे, ऐसे लोग इसमें थे इन वीडियोस में। अच्छा, अगर ये लोग नहीं होते तो और बहुत बेहतर होगा। अच्छी बात है, लेकिन जहां तक डेमो का ताल्लुक है, मैंने नहीं देखा, इसलिए मैं देखूंगी उसको। मैंने उनकी वो वाली, मैंने उन लोगों को नहीं पहचानती जिसके आप जिक्र कर रहे हैं। आप क्या बात करती है? आपका किस तरह का रिसर्च टीम है? क्या आप चीफ जस्टिस साहब के दौरे पे आप प्रोग्राम कर रही है? मैं चीफ जस्टिस के दौरे पे प्रोग्राम नहीं कर रही। मुझे क्या पता उस महफिल में क्या बैठे चट्टान साहब। आप अगर एक डिनर में ये नहीं जाएंगे, पता कि वहाँ पे किन लोगों ने रिसीव किया, कहाँ पे रहा, किसके साथ डिनर हुआ, कौन लोग आ गए, किसने रिसेप्शन दिया, तो फिर आप किस तरह के, फिर तो कोई और टॉपिक ले ले। अगर आपको इतना, आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, आपको इन लोगों को नहीं पता, फिर तो आप ये एक सेकंड जरा रुक जाए प्लीज। जरा मुझे बता सकते हैं कि कौन लोग थे? दानियाल साहब, आपने भी जाहिर है जिन वीडियो इतनी सोशल हुई है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखा हामिद मीर साहब को मैंने देखा है, और मैं वो एक पाकिस्तान के नामवर सहाफी हैं, और अगर वो खड़े हैं चीफ जस्टिस के साथ तो मुझे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं लगी। बहुत अच्छा किया। मैंने हामिद मीर साहब को नहीं देखा है। वीडियो मैंने देखे उसमें हामिद मीर साहब नहीं था। फिर आप भी इस प्रोग्राम में चीफ जस्टिस के दौरे पे बात ना करें, मैं और आप बराबर हो गए, ठीक है ना? इसीलिए कहते हैं सोच समझ के पहले बोलो, तोलने से पहले, बोलने से पहले तोलो। चट्टान साहब, सो बस नो टॉपिक, फिनिश। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल बेसिस पे नॉकआउट हो गए, टेक्निकल बेसिस पे। दानियाल साहब, बेसिस पे नहीं, 100 दिन की कारकर्दगी के आ जाते हैं। मीर साहब इस तरह का शख्सियत नहीं है कि वो किसी के साथ आ जाए तो कोई इस पे इतराज करे। अच्छा चले, मुझे नहीं पता ना आप किस पे इतराज मैंने तवज्जो दिया नहीं, किसी और नहीं दिए। जो तवज्जो देने वाले लोग टॉपिक पे आ जाए। मैंने नहीं देखे बदकिस्मती से, अब किस्मत से मैं इंशाल्लाह देख लूंगी थोड़ी देर में। मुझे ये बताइएगा दानियाल चौधरी साहब, कोई व्हाइट पेपर ला रहे हैं आप लोग, उस व्हाइट पेपर में क्या है? मतलब क्या कारकर्दगी के हवाले से मुतमईन नहीं है आप? 100 दिन के हवाले से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप तहरीक इंसाफ से? देखिए जी, हम तो इनकी कारकर्दगी से बहुत ज्यादा मुतमईन हैं। अच्छा। हम एक्सपेक्ट करते थे, और वही व्हाइट पेपर हम लेके आ रहे हैं, जिसमें ये हम दिखाएंगे कि इन्फ्लेशन को किधर ये 2.5% से 4% से लेके मंथली टू बेस
8% पे ले गए हैं। हम दिखाएंगे जो वादे जो उन्होंने किए थे, जो बुलडोजर्स के वादे किए थे उन्होंने कि हम लेके आएंगे और गवर्नर हाउसेज अगले दिन गिराएंगे और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाएंगे, वो भी उन्होंने कर दिए। जो उन्होंने वादे किए थे फॉरेन रेमिटेंस आएगी, बढ़ेगी, वो भी हम दिखाएंगे लोगों को किस तरह नीचे गई, स्टॉक मार्केट किस तरह कोलैप्स हुई, किस तरह डॉलर को इन्होंने स्ट्रेंथन किया, किस तरह इन्होंने अपनी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी आवाम के सामने लेके आए, किस तरह गरीबों का ये इन्होंने पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया और गैस की कीमतों को बढ़ाया, किधर ये 50 लाख घरों की बात करते थे और किधर अभी तक ये एक प्रोग्राम नहीं दे सके। हम इन तमाम चीजों के ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। हम बात करेंगे इंपोर्ट्स के ऊपर जो इन्होंने ऊपर ले जानी थी बट अनफॉर्चुनेटली नीचे चली गई। हम उन तमाम चीजों की बात करेंगे जो लोगों से उन्होंने वादे किए और झूठ बोले और फिर उसको एक नया नाम दिया जो था यू टर्न का। ओके, यू टर्न, वो झूठ क्या थे? देखिए इनकी झूठ जो थे, सबसे पहला झूठ इनका, इन्होंने बोला था कि हजारों अरबों रुपया पड़ा हुआ है जो पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहा है। जैस्मीन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की 0.2% से नीचे गई, आपकी 2.4% से। एक्सपोर्ट्स इन्होंने कहा था बेहतरीन तरीके से बढ़ जाएंगी, वो नीचे गई। जो इन्होंने बोला कि हम गरीबों के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, जब आलमी मार्केट में 10% ऑयल प्राइसेस फॉल करती हैं तो ये उसको प्राइस को 11% इंक्रीज करते हैं। ये बात करते हैं जैस्मीन, ये बात करते हैं नौकरियां देने की और आज भी कोई पॉलिसी लेके नहीं आई। इन तमाम चीजों के ऊपर वाइट पेपर भी लेके आएंगे और जो असल उन्होंने वादे किए वो लोगों के सामने रखेंगे। तो यू थिंक दे हैव बीन एक्सपोज्ड? देखिए जैस्मीन, नॉट ओनली एक्सपोज्ड एंड व्हाई नॉट, देखिए जैस्मीन व्हाई गो सो फार। आप एक चीज देखते हो, आप एक सैंपल, अगर आपने देखना है किसी के बॉडी की किसी पार्ट में कैंसर हो तो आप पूरा उसके शायद अगर आप इवन इफ टेक द स्मॉलेस्ट सैंपल ऑफ द ब्लड तो आपको पता चल जाता है कि खून जो चल रहा है वो कैसा है। आप एक छोटा सा सैंपल पिक करते हो इस क्वार्टर का, जो इस क्वार्टर की फॉरेन इनकी लोकल इन्वेस्टमेंट रही है, और आप उस क्वार्टर का पिक करो जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई। जब या फिगर्स भी लिख लें, जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई पहले 3 मंथ्स में क्वार्टर का जो लोकल मार्केट में पैसा रोटेट करता था बैंकिंग चैनल के थ्रू वो $637 मिलियन था। इनकी हुकूमत के आने के बाद जो उन्होंने इतने वादे दावे किए वो 254 मिलियन पे चला गया, 1/3 चला गया। ये आपको क्या दिखाता है कि इनके पास ना कोई इकोनॉमिक इनके रिफॉर्म्स है, ना स्ट्रक्चर है, और जो आंधी से तूफान आने से पहले आंधी आती है वो आपको सामने नजर आ रही है कि किस ट्रेंड पे जा रहे हैं ये। आप इसका कुछ जवाब देना पसंद करेंगी? जी थैंक यू जैस्मीन, बहुत अच्छे जवाब है। मुझे बड़ा सुन के ना मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि इतने मजाकिया किस्म का आज गुफ्तगू हो रहा है प्रोग्राम, आपका कोई सीरियस बात नहीं हो रही है इसमें। ये व्हाइट पेपर लाना था तो मेरे ख्याल में इनको पहले अपने गवर्नमेंट के बारे में व्हाइट पेपर लाना चाहिए। क्वार्टर क्या, हम एक दिन का भी कहीं हिसाब उठा लें तो ये पहले 3 महीने के इनके ये देखें पेट्रोल की कीमतें कितनी हो गई, अगर आपका कैमरा दिखा रहा है। बताएं, पढ़ के बताएं बिल्कुल बताएं। इन्फ्लेशन हाईलाइट कर लूं, आप इन्फ्लेशन का बताएं, आप बताएं कि फॉरेन रेमिटेंस कितनी ज्यादा है, आप बताएं कि बोलने दें। ओके जी, देखिए पेट्रोल 86, डीजल 90 पैसे लीटर, सीएनजी 46 पैसे किलो महंगी। ये इनके 7 सितंबर की है। एक और तोहफा पेट्रोल महंगा हो गया, ये देख लीजिए जी, ये 2013 के स्टार्ट के हैं। कमर्शियल सनती सार्फिन हाउसिंग सोसाइटीज के लिए बिजली 6 रुपए 57 पैसे महंगी हो गई। ये जी मियां नवाज शरीफ के जो बेहतरीन दौर गुजरा है उसके शुरू के हैं। ये जनाब इसमें भी आ रही है। सहर अफ्तार में लोड शेडिंग के रिकॉर्ड टूट गए। वजीर आजम का नाअहल और करप्ट अफसरों को फारिग करने का हुक्म था। और उसके बाद ये तो दैट्स अकॉर्डिंग टू यू, अपना बता दूं, अपना बता दीजिए। अपना भी बता रही हूँ ना, वो अपना बता रहे थे तो इसलिए मुझे जरूरत पड़ी कि मैं आपको बता दूं आईना दिखा दूं। अच्छा हाँ जी, अब जो सिचुएशन ये क्रिएट कर रहे हैं कि व्हाइट पेपर लाएंगे, और ये पीटीआई की हुकूमत ने तो बड़ा डिसअपॉइंट किया। पीटीआई को जब इन्होंने हुकूमत दी है अल्लाह के फजल से 36 से 38 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट पे दी है, जिसमें से 20 बिलियन डॉलर तो भलाओ पाकिस्तानी जो ओवरसीज बैठे हैं रेमिटेंसेस भेज देते हैं। 18 बिलियन डॉलर का इतना बड़ा गड़ा आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई छोड़ के नहीं गया। इन्होंने जिस वक्त ऑफिस लिया था पीपल्स पार्टी से, इनके हिस्से में आया था 2.5 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट। आज 2018 में ये छोड़ के गए 18 बिलियन डॉलर। और 3 महीने में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने विदाउट गोइंग टू IMF, स्टिल अभी तक हमने IMF से पैसे नहीं लिए, जिस तरीके से चीजों को रिकवर किया है,
ये आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। अभी ये फरमा रहे हैं कि जी जब हमारे तो इतना पैसा जो है वो हमने मार्केट में पंप किया हुआ था। इनको मैं याद करा दूं कि उस वक्त भी सर्कुलर डेट इनको जो मिला था 453 के करीब था, प्रॉब्ली 450 अरब, और अब ये छोड़ के गए 1200 अरब सर्कुलर डेट। मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने एक पूरी प्लानिंग की थी। और अच्छा, इनका मॉडल भी मैं चेक आपको बता दूं, जो हमसे ये मॉडल मांग रहे हैं, इनका जो मॉडल है, दुनिया में तरक्की होती है इकोनॉमी में जब ग्रोथ दिखाई जाती है, जो इन्होंने नंबर फजिंग से 5.5 या 5.8 की एक ग्रोथ बताते हैं, 5.5 तो एहसन इकबाल साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर फरमाया है। ठीक है, नहीं आओ, वो उसका मॉडल ये होता है कि एक्सपोर्ट बेस होता है। जो अभी दानियाल हमसे पूछे कि 3 महीने में आपने एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ाई, इनका जो मॉडल था वो इंपोर्ट बेस्ड मॉडल था। खैर से 62 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान को इंपोर्ट्स पे छोड़ के गए हैं, और 23 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर इंपोर्ट्स जो हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं उस पे, जबकि इन्हीं के दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 19 बिलियन डॉलर पे भी डिप की है, और फिर मुश्किल से जो गेन करके 23 बिलियन डॉलर। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ये कौन से इकोनॉमी मॉडल पे काम कर रहे थे जो हमें अब ये आप बातें कर रहे हैं। हमने तो इमरजेंसी बेसिस पे 3 मंथ्स में इसको रिकवर किया है, इस फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी को। आईपीपीज ने रिफ्यूज कर दिया था कि ना वो बिजली के लिए अब कोई मजीद ऑयल देंगे, क्योंकि बैंकों से कर्जे ले लेके सिस्टम टोटल जैम था। अब ये बातें ना सुनाए। अच्छा कमल साहिबा, एक बात बताइएगा, ये भी एक तनकीद, ये तो पूछे उन्होंने किया क्या है, पूछने लगी हूँ मैं, मैं आपको बताती हूँ जैस्मीन, जिस हाल में ये छोड़ के गए थे, अगर पाकिस्तान को इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और जिस तरह से हमने काम किया है, ये पाकिस्तान की करेंसी 300 पॉइंट्स तक डीवैल्यू हो सकती थी, और पाकिस्तान उस हालत पे जाता है जहां खुदा ना खास्ता ग्रीस और वो डिफॉल्टर्स जाते हैं, क्या बोरियां भर के लेके जाते हैं करेंसी की, और 1 रुपए इतनी सी चीज लेकर आते हैं। अब आपने देखा कि किस तरीके से रिकवर किया, फ्रेंडली कंट्रीज के पास गए, उनके साथ चाइना से भी बात हुई, MOU साइन के, इकोनॉमी को एक फौरी तौर पर रिलीफ दिया है, IMF से जाके हाथ जोड़ के। अच्छा कमल साहिबा, एक सेकंड, मेरा सवाल सुन ले। आपने कहा यहाँ इकोनॉमी को फौरी तौर पर रिलीफ दिया है। अच्छा, फौरी तौर पर जो ये इकोनॉमी को रिलीफ दिया है, ये रिलीफ कहां से आया है? क्या ये वो 1-2 अरब डॉलर हैं जो सऊदी अरेबिया ने आपको दिए? क्योंकि देखिए, मलेशिया से तो अभी आपकी खाली बातचीत हुई है, और चाइना ने भी कोई फिजिकली मनी ट्रांसफर तो नहीं किया ना। वो उनका मतलब है, उनके तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ही खाली चल रहे हैं। तो हाउ हैव यू सेव्ड द इकोनॉमी? चाइना के साथ कमेटी डाल के आए हैं। कमेटियां तो आप लोगों ने डाली हुई थी ना, वहीं की वहीं निकल गई, जो यहाँ तक पहुंची नहीं। जरा प्लीज मुझे सीरियसली, मैं आपको सिर्फ एक सिर्फ मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा। आज 27 तारीख खत्म हो रही है, परसों प्राइम मिनिस्टर ने एक इंडिकेटर एग्जैक्टली बैठ के 2-2.5 घंटे की पूरी उन्होंने देनी है, जिसकी आज हम लोग भी जाके ब्रीफिंग लेकर आए हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो फौरी तौर पे मैं इस वक्त नहीं डिस्क्लोज करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुने। एक दिन बीच में 24 घंटे रह गए, 29 नवंबर को, ठीक है, कन्वेंशन सेंटर में वो अपने 100 दिन की कार्यक्रम परसों उन्होंने रखा हुआ है, और इनके लिए बुरी खबर है और आवाम के लिए अच्छी खबर है। इंशाल्लाह ये 100 दिन यहाँ, ये जो अचीवमेंट्स है, इसके बाद ये खत्म नहीं होंगी। प्राइम मिनिस्टर को चैलेंजेस लेने की आदत है, वो आगे फिर इंसेंटिव्स देंगे। ओके, चलें वेट कर लेते हैं। आपने कहा सब कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे। एक तनकीद ये भी हो रही है कि पार्लियामेंट के अंदर जो चाइना से राब्ते जो हुए हैं, सऊदी अरेबिया से किस तरह डील की गई है, किन शराइत पर की गई है, और उसके अलावा मलेशिया में भी तो, और LNG के हवाले से भी पीपल्स पार्टी के मैं कायरा साहब को भी सुन रही थी आज, उन्होंने कहा कि पुराना तमाम हुकूमतों पर यह तनकीद होती रही, लेकिन अब आप खुद वो पार्लियामेंट के सामने नहीं रख रहे। चट्टान साहब, आप इस पे कमेंट कीजिए। एक सिर्फ मुझे दे दें, दोबारा बोल देना। नहीं, इसका सवाल का जवाब दे दूं। जी दे दें। उस दिन ये अभी जो रिक्विजिशन पे इन्होंने इजलास बुलाया, उसमें असद उमर साहब तशरीफ लाए, IMF के बारे में पूरी कौम को इत्मीनान में लेने पार्लियामेंट को उस वक्त खड़े होकर इन्होंने शोर मचा दिया। राना सनाउल्लाह साहब ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने कि सॉरी हमने नहीं सुनना, हमारी आप नैब बीती सुन ले कि हमें क्यों निकाला और हमें अंदर क्यों डाला। अच्छा ठीक है, तो उन्होंने उनको मना कर दिया कि आप मत बोले। अब ये अपनी आप बीतियां सुनाते हैं, अपने रोने रोते हैं, तो पार्लियामेंट को इस्तेमाल ही नहीं करते पब्लिक के लिए। मैम, ये इल्जाम तो आप लोगों पे कि आप पार्लियामेंट के अंदर आके नहीं बात करते, लेकिन अब चट्टान साहब आप प्लीज कमेंट। जैस्मीन,
ये वाहिद हुकूमत है। जब इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि सऊदी ने जो कुछ दिया है इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाइना ने जो कुछ दिया है वो हम बता नहीं सकते हैं, और जो मलेशिया ने कुछ दिया है उसको हम सुना नहीं सकते हैं। और ये पीटीआई के मेंबर है लेकिन उसको नहीं पता। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि मुझे नहीं पता? ये इमरान खान साहब बताएंगे। जिनको अगर आपको पता है, अगर आपको पता है तो बात कर ले। जी जी, अगर आपको पता है तो हम हर चैनल पे आपसे पूछते हैं कि भाई 100 दिनों में आप लोगों ने क्या किया। तो आपको कह रहे ना कि परसों आपको पता लग जाएगा। भाई उसको कह देना कि तो वो अपनी बारी पे बात करे। अच्छी बात नहीं है, फिर ये बात नहीं कर सकेगी जैस्मीन, आपके शो खराब हो जाएगा। नहीं, मेरा शो क्यों खराब कर रहे हो भाई? तो बस फिर उसको कहो कि अपनी बारी पे आपके साथ बैठी हैं, आप रिक्वेस्ट कर देना। हमने इस 100 दिनों में एक, फिर तो आपको शिकायतें लगाती है ना। ये 100 दिनों में हमने जो कुछ ये 100 दिनों में हमने जो कुछ देखा है वो सिर्फ यूटर्न देखा है। कुछ चीज ऐसी इसके लिए 100 दिनों की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे इमरान नियाजी साहब ने कहा था कि हम 20 वज़रा से ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है, तो 50 तक का भी ना पहुंच गया। उन्होंने कहा था कि हम करप्ट लोगों को नहीं लेंगे। तो जिस हुकूमत में जो करप्ट तरीन लोग थे आज वो सारे मिनिस्टर है। कौन मसलन? और इसका नाम तो बताएं। उन्होंने कहा था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे। तो अब इसके टीम का हालात ये है जी कि आजम स्वाति की गाय एक फार्म हाउस में घुस जाती है तो इतना जलजला आ जाता है कि आईजीपी को हटाते और इमरान खान तक एक्शन लेते हैं। आजम स्वाति की गाय नहीं, लेकिन प्लीज ना आप गलत कंवल साहब आप बोलने देना, उनको बोलने देना, फिर वो लड़ेंगे आपसे। अच्छा नहीं, मुझसे बात करें भाई, आप क्या उनको कह रहे हैं बात नहीं कर सकेंगी? जी हाँ ठीक है, ये आजम स्वाति पर तो चीफ जस्टिस ने आजम स्वाति की गाय पे घुस जाते हैं फार्म हाउस में तो फिर तो इमरान खान तक एक्शन लेते, लेकिन एक इस पे हो जाते हैं इस्लामाबाद से। हाँ। तो फिर इसके मिनिस्टरों के जो परफॉर्मेंस थे और जो इनके बातें थे, लोगों को शक हो गया। क्या? जिस तरह की बातें इनके मिनिस्टर ने जिस तरह के बयानात दी तो लोगों को शक हो गया कि ये, क्योंकि वो उसको बहुत थ्रेट्स थे दहशतगर्दों की तरफ से कि शायद इसको कोई दहशतगर्दों ने नहीं उठाया है, उसको कोई हुकूमत ने बैठाया है। कोई कह रहा था कि वो तो घर में है, कोई कह रहा था 2-3 दिन बाद आ जाएंगे। तो फिर इसके काबीना की ये हालात है। मैं इसके आपको क्या कारकर्दगी दिखाऊं, ये कौम को क्या बताएंगे? जिस हुकूमत ने 30 दिन में आईन के मुताबिक पार्लियामान में अपस्टैंडिंग कमेटियां बनाएंगी। हाँ, पार्लियामान का वज़ीर आज़म का घर होता है पार्लियामेंट हाउस, उसको काम लेना है पार्लियामान से। तो जिस पार्लियामान का 100 दिन में उन्होंने स्टैंडिंग कमेटियां नहीं बनाई, आप मुझे ये बताइए और क्या तीर मार लेंगे? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी अभी तक नहीं चुना। मुझे तो यूटर्नों के अलावा जिधर हम जाते हैं रास्ते में थोड़ा जाते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ हुआ होगा तो थोड़ा आगे जाके तो हम यूटर्न नजर आता है। जिस वादी के पीछे हम जाते हैं वहां पे हमें हर मोड़ पे यूटर्न नजर आता है। अच्छा। तो ये 100 दिनों में यूटर्न के अलावा अगर मेरे बहन को कुछ मालूम हो तो हमें बताए। हम हर चैनल पे इन लोगों से पूछते हैं कि 100 दिनों में क्या किया है, वो हमें बताए। तो आज ये हमें बताए कि 100 दिनों में क्या हुआ है। 29 तारीख को बताएंगे। एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, इसी पर बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, एक जरा इस पॉइंट पर गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी। कमल साहिबा भी मेरे साथ हैं और दानियाल भी हैं और चट्टान साहब भी हैं। JIT के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं और वो भी मैं आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगी। एक नोटिस भी अभी जारी किया गया है। अरबों रुपए का खुर्द बुर्द और बैंकों के अंदर इस तरह भरमार अकाउंट्स की और अब बाकायदा उसकी इन्वेस्टिगेशन फाइनल फेज में जा रही है। तो उस हवाले से भी एक टास्क फोर्स बनी थी ना, जिसमें शहजाद अकबर साहब जो उसके इंचार्ज हैं, जो 10 उन्होंने कहा है 10 मुमालिक में पाकिस्तानियों ने लुटी हुई दौलत और प्रॉपर्टीज जो है वो रखी है। उसके हवाले से क्या पेशरफ्त है कमल साहिबा? फिर एक खबर मैं JIT के हवाले से शेयर करना चाहूंगी, जरा बड़ी न्यूज है वो, आप थोड़ा बात कर लें फिर बताती हूँ आपको। जी जैस्मीन, ये काफी इसके ऊपर डेवलपमेंट हुई है अभी और आपको शायद मालूम ही होगा, इस पे हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं
कि जब वो ब्रिटिश वो आए थे मिनिस्टर यहाँ पर, जी, उनके साथ MOU बाकायदा साइन हुआ था। स्विस बैंक्स के साथ जो स्टार्ट की थी नेगोशिएशन वो 2010 में हुई थी, लेकिन क्योंकि इंटेंशंस नहीं थी कोई भी इस तरह का काम करने की, लेकिन अब उसको हुकूमत आगे लेके जा रही है। और होपफुली इंशाल्लाह एक बहुत सॉलिड अमाउंट जो है वो पाकिस्तान को वापस मिलेगा, जो यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में या किसी और तरीके से निकाल दिया गया है। चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो उम्मीद है किसी का भी हो, जो भी उठा के लेके गया है वो वापस जरूर आएगा बैंक्स में। और इस पे भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह 29 को, क्योंकि हमें तो आज सारे फैक्ट्स फिगर्स आ चुके हुए हैं। ठीक है, बट हम चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये बातें निकले, उससे पहले हम दानियाल चौधरी साहब मैं आंसर भी करना पसंद करूंगा प्लीज। जी आप प्लीज डू कमेंट ऑन दिस। दानियाल, कैन आई शेयर अ न्यूज़ विद यू? खबर एक शेयर कर लूं। अच्छा, JIT ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को नोटिस जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि कल उन्होंने पेश होना है एज अ डायरेक्टर ऑफ द जरदारी ग्रुप। जो जाली अकाउंट्स से कुछ पेमेंट्स हुई हैं, पानी के बिल, बिजली के बिल, दीगर चीजें कुछ गई हैं, बिलावल हाउस में पेमेंट्स हुई हैं इस तरह की, तो वो भी एक डायरेक्टर हैं। तो अब ये कल तक तो रूमर के हद तक थी, लेकिन अभी उन्हें JIT ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी करके कल तलब कर लिया है, तो वो भी कल पेश होंगे, JIT के सामने होंगे या लॉयर भेजेंगे, व्हाटएवर। जी दानियाल। देखें जैस्मीन, पहले मैं अपनी बहन का जो बयानिया है उसको दुरुस्त भी करूं और उनको बोलूं कि अपनी पार्टी के जो उनका बयानिया है ये उससे डिसएग्री कर रही हैं। अच्छा। आपका फाइनेंस मिनिस्टर की अपनी स्टेटमेंट है जिन्होंने बोला था कि 400 बिलियन जो हम क्लेम करते हैं स्विस बैंक्स में वो पाकिस्तान ना आ सकते हैं, और वो क्लेम भी गलत था। इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर का बयानिया है, ये इस चीज को दुरुस्त कर लें। जहां तक बात आपने की आपने बायर बैंकों की, तो सबसे पहला इन्होंने NRO किस्तों दिया हमारी बहन अलीमा खान साहिबा को, जिनका दुबई में प्रॉपर्टी निकली, और हम ये क्लेम करते हैं कि वो इमरान खान की बेनामीदार प्रॉपर्टी ओनर थी। ये वही केस था जो मियां नवाज शरीफ के ऊपर था, और उन्होंने उसके बाद JIT को अपना JIT बनवाई, अब JIT को पावर और बनाया। और जहां तक आप एक बात कर रही थी कि चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तानी को इकट्ठा करके ये वो काम कर रहे हैं जो शायद और पुराने दौर की हुकूमतों को भी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा फंड जमा किया। जब वो पाकिस्तान में थे वो 5 अरब रुपया जमा कर सके, लेकिन जो खाली जैस्मीन इनकी डीवैल्यूएशन करने की वजह से, रुपये को सिर्फ डीवैल्यूएशन करने की वजह से आपको 900 अरब रुपया आपको खसारा हुआ कि आप कहां से डैम फंड्स पूरे करेंगे जब आप अपनी इकोनॉमी को उस तरह तबाही में चाह रहे हैं। और खाली 2-4 चीजें, क्योंकि देखिए इन्होंने, मेरी बहन ने किसी चीज को जैस्मीन आंसर नहीं किया, इन्फ्लेशन को नहीं किया। इन्फ्लेशन 2.5% से 4% थी पिछले हुकूमतों में, इन्होंने आज बढ़ा के 8% कर दी। अच्छा, इन्होंने फूड इन्फ्लेशन, खाने के ऊपर इन्होंने अच्छा प्राइस ऑन इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाई, गैस बढ़ाई, रुपये को 10 से 12 रुपए डी वैल्यू किया। 17 अगस्त को 124 रुपए का डॉलर था, आज एक 134 रुपीज का है। जो सीमेंट की प्राइस है वो 100 रुपया बढ़ा दी इन्होंने। जो स्टॉक मार्केट है वो वर्स्ट परफॉर्मिंग इन लास्ट 5 इयर्स, इनकी स्टॉक मार्केट 78 मिलियन पे चलेगी जैस्मीन। रेमिटेंस चलेगे 2.4 से 2 पे, एक्सपोर्ट्स चलेगी 2.9 से 1.7 पे। आपकी तमाम वो चीजें, फिजिकल डेट इनका इनलाज हो गया। आपका ट्राइब्यून का आर्टिकल पढ़ें 2 दिन पहले का, तो वो कहता है बजट डेफिसिट इंक्रीज कर दिया इन्होंने। और एक चीज, इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की बात करते थे, नौकरियां, घर और जो स्कूल्स और तमाम की क्रिएशन और गवर्नर हाउसेस को, उन तमाम चीजों में ये फेल हुए। और अपने 100 दिनों में इन्होंने, देखिए ये अभी अपना 100 दिनों का मैनिफेस्टो निकालेंगी और मुझे बताएं कि हमने नहीं कहा था, कि हमने कहा था हम पॉलिसी देंगे। ये मैंने नहीं, ये इनके लीडर, इनके पार्टी के हेड ने, इमरान खान ने कहा था ये तमाम वो चीजें जिनको हम इनिशिएट करेंगे। और ये तमाम वो चीजें जिनको हम फिक्स करेंगे। ये मुझे खाली बता दें कि इन्होंने इनिशिएट किस तरह की, ये इकोनॉमी की चीजों को सस्टेन भी कर सके। जैस्मीन, आज जो आपकी बिल्डिंग के सामने ये मेट्रो बस है जिसका 40 रुपए किराया था, आज 100 रुपया किराया है। आपका पेट्रोल 119 रुपए में हाई ऑक्टेन है। आप इनसे पूछ ले, गंदम से लेकर मुर्गी से लेकर एक चीज की कीमत में इजाफा हुआ है, तो आप क्या बात करते हैं? क्या 100 दिन में ठीक है दानियाल, आई एग्री, लेकिन जिन हालात में मुल्क पहुंच चुका था, माजरत के साथ, कर्जों के साथ, चीजों के साथ, वहां तो आपको खुद याद नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने अक्टूबर में कहा था कि ऑलमोस्ट बैंकरप्सी तक मुल्क जाने वाला, खुदा ना खास्ता बैंकरप्सी से तो बच गए कम से कम। अच्छा जैस्मीन, चले, इट इज अ वेरी गुड थिंग यू सेड। कमल, आप बताइए हमने कितना कर्जा लिया? हमने $31 बिलियन कर्जा लिया। क्या आप एग्री करती हैं इस फैक्ट पे? जी ठीक है।
ठीक है जास्मीन, हमने 17 बिलियन लगाया। अब पाकिस्तान जब हमने लिया था तो हमें पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 6 बिलियन छोड़ के गई थी। 6 बिलियन हमारे पास रिजर्व्स थे और आपको 3 से 4 बिलियन था जो स्टेट बैंक के पास था। हमने 31 बिलियन, हमने 31 बिलियन हमने लिया, कर्जा लिया। उस 31 बिलियन में से हमने पाकिस्तान दैट हैज बीन एन अंडर डेवलप्ड नेशन सिंस 1947 उसको डेवलपिंग नेशन का स्टेटस दिया हमने। मैं आप अभी बताता हूं, लेकिन रुक जाइए, अभी रुक जाइए, जरा रुक जाइए, कमल को जवाब देने मैं आपको बताना चाहता हूं 31 बिलियन हमने कहां लगाया। मैं आपसे पूछूंगी, जरा रुक जाएं, मैं दोबारा आपको टाइम दूंगी, आप जरूर बताइएगा 31 बिलियन आपने कहां लगाया। कमल साहिबा, इफ यू वांट टू कमेंट ऑन द अलीमा खान इशू। आई वांट टू कमेंट। असल में ये इनको टेंशन बहुत हुई हुई है कि अभी जो आना है ना खुल के सामने, जब एक एक चीज का जवाब आएगा तो फिर इनको समझ नहीं आएगी कि हमने जाना किधर है, कहां से आएगा। बात सारी ये है कि 31 बिलियन की ये बात कर रहे हैं। पूरे दोनों हुकूमतों ने 10 सालों में मिलकर पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा था वो 6000 से उठा के 31 बिलियन डॉलर्स पे पहुंचा दिया, 31 अरब रुपए पे। ठीक है, आज तक हिस्ट्री में इतना हुआ नहीं। अच्छा, इनसे जब पूछे, ये जिस मेट्रो की बात कर रहे हैं, इन्होंने इस मेट्रो को, जिस प्रोजेक्ट को बनाया है, इसके ऊपर जितनी मेट्रोज इन्होंने बनाई, ये 10 बिलियन उसकी एनुअल सब्सिडी दे रहे हैं। 200 रुपया किराया बनता है। मैं बताऊंगा हम क्या कह रहे हैं, खाली ये बता दें क्या किया 100 दिनों में। हम तो बताएंगे आपको, आप तो अपनी 19 साल की पंजाब में बताऊंगा, आप बता दें आपने क्या किया, वो मेरी बारी में मैं अपनी बताऊंगा। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी ना, मैं तो आपको कह रही हूँ कि हम बता रहे हैं। कमल साहिबा, आप अलीमा खान पे कमेंट करना चाहती थी उस हवाले से। जी, मैं वो भी बता रही हूँ। ये अभी इन्होंने काफी सारी ट्रेन चला दी है ना, और जो ये फैक्ट्स बता रहे हैं उनमें से आधे गलत बता रहे हैं, गलत कोट कर रहे हैं। अपने टाइम का ये जो मलबा है ये हमारे पे नहीं डाल सकते। मैं इसलिए इनका दौर की बातें इनको याद करा देती हूँ कि प्लीज पॉलिसीज की जो डायरेक्शन नजर आती है वो 3 से 6 मंथ्स में नजर आनी शुरू होती है। ये नहीं होता है कि अगर 17 अगस्त को कोई आके यहाँ पे हलफ ले रहे तो 18 अगस्त को आपकी मार्केट क्रैश क्यों हो रही है। रीजन ये कि आर्टिफिशियली आपने पंप किया हुआ था पैसा और डॉलर को आर्टिफिशियल रोका हुआ था। ठीक है, आप बाहर से कर्जे लेते रहे और स्टेट बैंक के थ्रू आप आर्टिफिशियली डॉलर रिटेन करते रहे। इस तरह थोड़ी मुल्क चलता है। अगर इतनी ये डेवलपमेंट करके गए थे तो उस डेवलपमेंट को क्या हुआ, आसमान का आ गया या जमीन निकल गई उसको। इन्होंने इतने मेट्रो के प्रोजेक्ट्स बनाए, ये सेल्फ सस्टेनेबल ही नहीं है। इनके ऊपर जब तक गवर्नमेंट सब्सिडी ना दे ये प्रोजेक्ट चल नहीं सकते। ठीक कह रही है, ठीक है जी। अच्छा, अलीमा खान की जो ये बात कर रहे हैं, ये FIA और FBR ने ही उनको पकड़ा है ना जी, ये कहीं से और से निकल के आ गई है। ठीक है, ठीक है जी। दूसरी बात यह कि ये एक बहुत ही भोंडा इल्जाम है कि प्राइम मिनिस्टर अब बने हैं और गुमनामी की जायदादें पहले ना अलीमा खान पब्लिक ऑफिस होल्डर रही हैं, ना इमरान खान इससे पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे। नवाज शरीफ को और इमरान खान का कैसे कंपैरिजन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि वैसे तो मुझे असूलन अलीमा खान को भी डिफेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ना सियासत में है और ना वो किसी और हमारी पार्टी का हिस्सा है। बिल्कुल, लेकिन इनके रिकॉर्ड को स्ट्रेट करने के लिए टेक्सटाइल में उनका वो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बनाती रही हैं और जिस जगह उनका अपार्टमेंट निकले वो तकरीबन पाकिस्तानी 8 से 9 करोड़ रुपए बनते हैं, जिसके बदले में आपकी सबसे बड़ी जो कड़ी से कड़ी सजा होती है वो 25% ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी आपने पे करना होता है, 25% उसके ऊपर। जो उन्होंने और मेरी बात सुने, अगर वो वकील कर लेती तो मैक्सिमम उनको अगर सजा मिलती तो 25 लाख रुपए वो पे करती। मैम, जिसके बदले में उन्होंने 4.5 करोड़ रुपया भरा ताकि ये फजूलियात से वो बची रहे। उनका इस सारे तमाशे से और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि जी ये इमरान खान की बेनामी थी तो फिर आप चले जाएं कोर्ट में और जाएं जाके इसको प्रूफ करें, दे दें अपने। चट्टान साहब, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये जो बिलावल साहब को भी बुला लिया है, बेनामी अकाउंट्स आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दबे अल्फाज में जरदारी साहब, फरियाल साहिबा की पेशियां हो रही हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इन तमाम मामलात को? देखिए जी, बिल्कुल हर किसी को हक है कि जिस पे भी शक हो उसको बुलाए, लेकिन इसमें हमारा दरख्वास्त सिर्फ इतना है कि खरास वोट करे, सबके साथ एक जैसा करे। ठीक है, और सिर्फ सियासतदानों के साथ भी नहीं करे। इस मुल्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, या तो या ये कह दे कि वो तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, जरदारी से शुरू नवाज शरीफ साहब पे खत्म। ये पाकिस्तान जो आप करप्शन में 17वीं नंबर पे है, ये सिर्फ ये 2 शख्सियात या 2 फैमिलियों की वजह से है। पाकिस्तान में किसी और ने कोई करप्शन नहीं किया है। और अगर आप समझते हैं कि करप्शन में कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जज भी हो सकते हैं, जर्नल भी हो सकते हैं, जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं,
तो इसका भी मुझे कोई 10-15 लोगों का नाम ले के उनको भी तलब किया गया है और ये भी इनसे भी जवाब तलबी हुई है। इस सर हो तो रही है, वैसे सहाफियों की भी तलबी तो हो ही रही है, आप मेरे ख्याल से देख रहे हैं। इस बेचारों को तो निकाल रहे हैं, वो तो आप पकौड़े बेच रहे हैं जगह जगह पे, इनके साथ जो हो रहा है इनके साथ भी ये पार्लियामान के साथ स्टॉल लगाया था, जो सहाफी निकाले गए थे एहतजाज कर रहे थे, पार्लियामान के सामने स्टॉल लगाया था। नहीं लेकिन खुनज़दा चट्टान साहब आप ये कह रहे हैं कि बाकी लोगों को भी बुलाया जाए, लेकिन अगर उन्होंने करप्शन की होगी तो बुलाया जाएगा ना। बहरहाल इन 2 प्रीवियस गवर्नमेंट्स के अंडर ही करप्शन हुई है ना, तो अगर बड़े बड़े बिजनेसमैन है तो वो भी आप लोगों के साथ इन है, अगर कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो ये है इसके मतलब ये है कि करप्शन सिर्फ जमहूरी हुकूमतों में हुई है नहीं? और जो डिक्टेटरों के अदवार थी इसमें कोई करप्शन नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि 5 साल जो ये लोग केपीके में गवर्नमेंट कर रहे थे, वहां पे न कोई स्कैंडल है, न नेब के कोई केसेस है, न वहां पे करप्शन हुआ था। सर आप लोगों मैं कहता हूँ अगर इस मुल्क में इंसाफ है, कमेंट करना चाहिए। अब यार आप कमेंट ही करेंगे, अपनी बारी पे करे, कितना बोल रहे थे, हम कमेंट्स कर सकते थे नहीं की, तो अब भी थोड़ा सा सब्र करे। हम ये कह रहे हैं जैस्मीन के अलीमा खान के लिए भी एक GIT बनना चाहिए ना, अब बिलावल के लिए GIT बना रही हैं, अब शहबाज शरीफ के लिए GIT बना रही हैं, आपके कहने से कि ये उन्होंने ये पैसे ले गए, मैं तो कहता हूँ इसके लिए भी GIT बनाई कि किसी का कोई रोजगार नहीं है, ये कोई पब्लिक ऑफिस भी इसका नहीं है, तो फिर ये 4 अरब है कि मैंने तो 16 अरब का सुना है, लेकिन चलो ये कह रही है कि 4 अरब है तो 4 अरब है। इस 4 अरब के लिए भी एक GIT बनाए कि भाई इस बंदे का तो कुछ नहीं है, न कारोबार है, न आप इसे, न इसका बाप जरदारी के बाप की तरह जागीरदार था, न नवाज शरीफ के बाप की तरह बिजनेसमैन था। वो तो कहते थे कि वो तो खुद तकरीर में एक सजायाफ्ता करप्शन का बंदा था, तो इसके औलाद के पास इतने पैसे दुबई में कैसे आ गई, फिर जुर्माना भरवाने के लिए पैसे कैसे आ गई? दुबई में तो 100 से ज्यादा पाकिस्तानियों की, हजारों पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज हैं जिनके नाम और लिस्टें मंजर आम पर बहुत जल्दी आने वाली हैं। आप जरा थोड़ा इंतजार करें, सबके नाम और लिस्ट सामने आएंगी। अब टाइम क्योंकि खत्म हो गया है, हमें शो वाइंड अप करना होगा। कबिल साहिबा आपका, चट्टान साहब आपका और दानियाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।